आप सभी का स्वागत है। आज हम 61 से लेकर 90 क्वेश्चंस तक कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मेरा एग्ज़ाम लाइव टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको आए दिन में कोई ना कोई पीडीएफ्स वगैरह देता रहता हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आज हम एक श्रृंखला चला रहे हैं आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट की। आपको बता दूँ कि करीब 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आने हैं। साइंस टेक की क्लास अभी स्टार्ट ही होने वाली है धीरे-धीरे करके। आप लोग सहयोग देते रहें इस पे, जो वीडियो चला रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं आज का, यानी कि 61 नंबर। आपदा प्रबंधन में ट्राई एज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये सारे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो जो ट्राई एज होता है, इसका मतलब होता है, वो होता है आपदा के दौरान घायलों को उनकी चोट की गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता देना और छांटना। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्राई एज का मतलब ये होता है कि जितने लोग घायल हुए हैं उनको गंभीर से गंभीर तरीके से उनका मतलब ढूंढ के उनका इलाज करवाना, ये ऐसी प्राथमिकता होती है। बाकी जो थोड़ा कम मतलब चोट लगी होती है उनको थोड़ा बाद में प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जिनको ज़्यादा चोट लगी होती है उनको तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको ट्राई एज बोला जाता है। ठीक। नंबर प्रश्न 62 है, भारत में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना NCRMP मुख्य रूप से किसके वित्तीय सहयोग से चलाई जाती है? तो जो ये योजना है, ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक लेखपाल में आया भी था, आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन जान लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। NCRMP योजना विश्व बैंक के द्वारा चलाई जाती है, जो कि भारत के तटीय राज्यों में चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए अवसंरचना, जैसे साइक्लोन शेल्टर, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का निर्माण करना, ये सभी विश्व बैंक के वित्तीय सहायता से मतलब तैयार की जाती है। भूकंपीय तरंगों में सबसे पहले भूकंप मापी सिस्मोग्राफ पर कौन सी तरंग दर्ज की जाती है? ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो पता होगा कि जो पी वेव्स होती हैं सबसे पहले वो जो है सिस्मोग्राफ पर पता चल जाती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो पी वेव्स रहेगा, जो कि सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज की जाती हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं। इसके बाद एस तरंग पहुंचती हैं, जो केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बहु आपदा यानी कि मल्टी हजार्ड प्रवण क्षेत्र माना जाता है? तो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। इसका आंसर रहेगा हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत अपने भूगर्भीय और भौगोलिक संरचना के कारण बहु आपदा प्रवण क्षेत्र है। यहाँ भूकंप जोन 5 है, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बादल फटना, GLOF जैसी प्राकृतिक आपदाओं को अत्यधिक जोखिम हमेशा बना रहता है। इसी के कारण आपको पता होगा नेपाल में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भूकंप आते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 तक के 7वें वैश्विक लक्ष्यों में से पहला लक्ष्य क्या है? यानी कि सेंडाई फ्रेमवर्क, जो आपको बता दूं कि ये 2015 से 2030 तक वैलिड है। इसमें 7 वैश्विक लक्ष्य रखे गए हैं। इसमें पहला लक्ष्य क्या है? तो पहला लक्ष्य जो है वो है सॉरी, सात वैश्विक लक्ष्यों में से पहला, हाँ पहला ही बताया, मतलब इसमें बताना है। तो पहला जो है वो वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करना। जैसे हमारे SDG गोल्स होते हैं 17, उसी के तहत ये जो आपदा जोखिम के तहत है, उसमें 7 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करना ये पहली रहती है। सेंडाई फ्रेमवर्क का पहला और सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक लक्ष्य टारगेट है 2005 से 2015 तक चला, की तुलना में 2015 से 2030 के बीच वैश्विक स्तर पर 1 लाख आबादी पर आपदा से होने वाली मृत्यु दर को पर्याप्त रूप से कम करना मतलब है इसका जो एक फ्रेमवर्क जो है उसका उद्देश्य रहता है। समुद्र के भीतर आए भूकंप के कारण सुनामी लहरें उथले तटीय जल में पहुंचने पर कैसा व्यवहार करती हैं? तो इसका आंसर रहेगा कि उनकी गति कम हो जाती है और ऊंचाई जो है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। जब वो उथले जल में पहुंचती हैं तब उनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। भारत में नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उनका कार्य जो होता है वो आपदा और युद्ध के समय नागरिकों की जान माल की रक्षा और मनोबल बनाए रखना। ये स्वयं सेवक, कल मैंने इसके बारे में बताया था, आपको पता होगा। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई जोखिम हो जाती है, आपदा आ जाती है, तो वहाँ पे सबसे पहले पहुँचते हैं। नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस एक्ट 1968 का उद्देश्य शत्रु के आक्रमण या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवन संपत्ति को बचाना और उत्पादन की निरंतरता बनाए रखना। इसके स्वयंसेवक राहत कार्य, प्राथमिक उपचार और संचार बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, प्राथमिक एड्स का जो प्राथमिक उपचार होते हैं उनका। औद्योगिक रसायनों के सुरक्षित उपयोग और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशाखापत्तनम गैस रिसाव 2020 में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपको मिथाइल आइसोसाइनेट तो पता होगा, 1984 में जो गैस संयंत्र में एक विस्फोट हुआ था, लेकिन 2020 के बारे में नहीं पता होगा। यहाँ पे स्टाइरिन गैस जो थी वो विशाखापत्तनम में लीक हुई थी 7 मई 2020 को।
एक एलजी पॉलीमर्स प्लांट था, वहाँ से रिसाव हुआ था इसका। वाइजाग गैस त्रासदी भी इसको बोला जाता है, वाइजाग में इसको, यानी कि आंध्र प्रदेश में वाइजाग एक स्थान है, वहाँ पे इसको बोला जाता है। यह एक रंगीन और अत्यंत ज्वलनशील तरल गैस है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, स्टायरिन गैस। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में बिल्ड बैक बेटर यानी कि बीबीबी सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ जो होता है, पुनर्निर्माण के दौरान ऐसी तकनीक और डिजाइन का उपयोग करना जिससे भविष्य की आपदाओं को जोखिम कम हो, यानी कि कहीं जोखिम आ गया वहाँ पे तो उसको दोबारा से रिबिल्ड किया जा रहा है उस स्थान को, वहाँ पे ऐसे तरीके से उसको डेवलप किया जाए ताकि आने वाली आपदा में वो उससे लड़ सके, सामना कर सके। रेडियोलॉजिकल या परमाणु विकिरण के से बचाव के लिए किस दवा गोली को थायराइड ग्रंथि की सुरक्षा के लिए रखा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर रहेगा इसका पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि KI इसको शॉर्ट में बोला जाएगा। ये होता है रेडियोलॉजिकल या परमाणु विकिरण से बचाव के लिए गोली का थायराइड ग्रंथि की सुरक्षा के लिए ये गोली दी जाती है सभी लोगों। आयोडाइड तो इससे नमक भी खाया जाता है, तो वो इसीलिए होता है। परमाणु आपदा के समय रेडियोधर्मी आयोडीन वातावरण में फैल सकता है जिससे मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि जल्दी अवशोषित कर लेती है, जिससे कैंसर का खतरा हो जाता है। पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां ग्रंथि को गैर रेडियोधर्मी आयोडीन से भर देती हैं जिससे विकिरण के अवशोषण को रोका जा सके। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP को कितने वर्षों में अपडेट या संशोधित करने का प्रावधान किया गया है? तो इसको लगभग हर 5वें वर्ष में इसको जो है अपडेट किया जाता है। इसको 2019 में अपडेट किया गया था पिछला। भीषण चक्रवात की स्थिति में समुद्री जहाज़ों और मछुआरों को चेतावनी देने के लिए बंदरगाहों पर कितने नंबर का सिग्नल सबसे अधिक खतरे को दर्शाता है? तो आपको बता दूं कि इसका सिग्नल नंबर जो 10 या 11 है वो दर्शाता है इसका सिस्टम पूरा। सिग्नल नंबर 10 या 11 भीषण चक्रवात का IMD के जो एक वो पोर्टल होता है इनका, वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे कितनी तेज चक्रवात आने वाला है। तो 10 नंबर जो है ग्रेट डेंजर का अर्थ होता है, जबकि अत्यंत भीषण चक्रवात बंदरगाह के बहुत करीब है। और 11 का अर्थ होता है संचार कट चुका है और खतरा चरम पर है, यानी कि अब आपको अपडेट नहीं मिल पाएगी, आप वहाँ से हट लीजिए। बाढ़ के दौरान रेस्क्यू कार्यों के लिए NDRF द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली OBM नावों में OBM का पूर्ण रूप क्या होता है? क्वेश्चन इसी तरह दोस्त आपसे पूछे जाएंगे, आपको एग्जाम में आंसर उसका करना होता है। इसका आंसर होता है आउटबोर्ड मोटर, उथले जल में इसका उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों और डेटा के माध्यम से आपदाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय चार्टर कब सक्रिय किया जाता है? तो मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर जो है वो रहने वाला है आपका C। जब किसी देश में बड़ी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा आती है और उसके त्वरित उपग्रह इमेजरी को आवश्यकता होती है, तब आपके सक्रिय किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चार्टर। आपको बता दूं कि ज़्यादातर आंसर्स जो होते हैं वो बड़े जो आंसर लिखे होते हैं वही होते हैं, तो आप लोग यदि तुक्का भी लगाना हो तो आप इसी तरीके से लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महामारी नियंत्रण का गैर औषधीय हस्तक्षेप है? यानी कि ऐसी महामारी कौन सी आती है जिस पर नियंत्रण का एक गैर औषधीय हस्तक्षेप है? तो इसका सोशल डिस्टेंसिंग जो है वह क्वारंटाइन और लॉकडाउन। ये महामारी के टाइम आप देखा होगा कि इसमें कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती थी, बस आप स्वयं अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंस का फॉलो करें और क्वारंटाइन हो जाएं, लॉकडाउन हो जाएं, तो इससे आपको कोई इलाज की आवश्यकता इसमें नहीं होती, बस आप सोशल डिस्टेंस में रहेंगे, आपको अच्छा रहेगा, आप आपदा से लड़ पाएंगे। आपदा के समय उपयोग होने वाले हैम रेडियो का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो है वो अमेच्योर रेडियो इसको बोला जाता है। हैम रेडियो एक स्वतंत्र संचार प्रणाली है जो मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट फेल हो जाने पर भी काम करती है। आपदाओं जैसे चक्रवात या भूकंप के दौरान सभी पारंपरिक संचार के साधन ठप हो जाते हैं, तब हैम रेडियो ऑपरेटर महत्वपूर्ण संचार स्थापित करता है। इसको एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है। अग्नि सुरक्षा फायर सेफ्टी में आग बुझाने के पास सिद्धांत का सही रूप क्या होता है? PASS, ये क्वेश्चन पढ़ा गया है। तो इसका जो आंसर होता है पुल एम स्क्यूज स्वीप, यानी कि आग बुझाने वाले यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका उपयोग करते हैं। पास नियम का पालन किया जाता है, पिन को खींचा जाता है, नोजल को आग के बेस के आधार पर लक्षित किया जाता है, लीवर को दबा दिया जाता है, उसके बाद दाएं से बाएं झाड़ू लगाने की तरह उसको घुमाया जाता है, यानी कि स्वाइप किया जाता है। इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पास जो है वो अग्नि शमन जो होती हैं उनको बुझाने के लिए जो मशीनें होती हैं उसके तहत उसको कार्य किया जाता है। बाकी सुनामी के दौरान समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? इसका आंसर जो है वो उथले पानी की तरंगें कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दीवार में ईंटों की चिनाई के साथ आरसीसी बैंड किस स्तर पर दिए जाते हैं। तो मैं बता दूं इसका आंसर जो रहेगा राइट वो रहेगा फ्लिंट लिंटेल और छत के स्तर पर। इस जगह पे यदि आप आरसीसी के बैंड दे देते हैं तो आपको भूकंप में काफ़ी राहत मिलती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं वहाँ पे ऐसे ही कष्ट बनाए जाते हैं। भूकंप रोधी निर्माण में चिनाई वाली इमारतों को एक साथ बांधे रखने के लिए प्लिंथ बेड, कुर्सी स्तर, लिंटल बैंड दरवाजों खिड़कियों के ऊपर और रूफ बैंड छत के स्तर पर का उपयोग किया जाता है, जो पूरी इमारत को एक बक्से की तरह काम करने में मदद करता है और भूकंप का ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल कॉमन एरिया में देखा जाता है तो ऐसे ही घर बन रहे हैं जैसे कि शहरों में, तो लगभग ऐसे ही घर बनाए जाते हैं, यानी कि एक बीम पे नीचे वाला जो बीम होता है वहाँ पे बीम बना दिया जाता है। एक बार फिर लिंटल जो बोला जाता है, यानी कि जहाँ पे हम लोगों को एक ऊंचाई तक जैसे कि पहुँच जाता है दरवाजे की ऊंचाई तक, वहाँ पे एक बार पूरा कस दिया जाता है पूरे मकान में, फिर उसके बाद में ऊपर एक दिया जाता है बीम। इससे सेफ्टी ज़्यादा रहती है। भारत में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष NDMF का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण, मिटिगेशन और तैयारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना NDMF का होता है। ठीक, कोष से संबंधित आप समझ सकते हैं कि उसी से संबंधित होगा सहायता प्रदान करना। धारा नंबर 47 इसकी कही जाएगी NDMF की। ठीक, NDMF की तो धारा नंबर 144 थी ही, आपको धारा 44 थी खाली। हाँ, गंभीर चक्रवाती तूफान के केंद्र को क्या कहा जाता है जहां हवाएं शांत और आसमान साफ होता है। इसका आंसर जो रहेगा वो चक्रवात की आंख कहा जाएगा, यानी कि जहाँ पे गंभीर चक्रवाती तूफान के केंद्र को क्या बोला जाएगा तो उसको चक्रवात की आंख बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मास कैजुअलिटी इंसिडेंट से क्या तात्पर्य है, यानी कि MCI इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऐसी घटनाएं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हो जाते हैं और उपलब्ध चिकित्सा संसाधन कम पड़ जाते हैं, ये इसको मास कैजुअलिटी इंसिडेंट बोला जाता है। MCI एक ऐसी आपातकालीन स्थिति है जहां घायलों की संख्या उस स्थान पर मौजूद एम्बुलेंस, डॉक्टरों और अस्पताल की क्षमता से कहीं अधिक हो जाती है, जैसे ट्रेन दुर्घटना या बड़ा बम विस्फोट। इसमें ट्राई एज लागू करना अनिवार्य कर दिया था। ट्राई एज का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया ही था। बड़ी बहुमंजिला इमारतों में आग लगने पर बचने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या माना जाता है। तो सबसे इसका जो बात करें तो C नंबर, यानी कि धुएं से बचने के लिए रेंगते हुए आपातकालीन सीढ़ियाँ से बाहर निकलें। यानी कि आपको पता होगा धुआं हल्का होता है, वो आपका बता दूं कि ऊपरी सीमा पर पहुंच जाता है, यानी कि कमरे में आप रहेंगे तो नीचे धुआं नहीं रहेगा लेकिन ऊपरी पार्ट में धुआं ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप क्या करिएगा कि धुएं से बचने के लिए रेंगते हुए आपातकालीन सीढ़ियाँ, फायर से एग्जिट से बाहर निकलना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, पूछ लिए जाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत रहेगी, कहेंगे सोचेंगे आप एग्जाम में आ जाएंगे कि यार ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र किस महासागर क्षेत्र के लिए चेतावनी सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका आंसर रहेगा संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशियन रीजन। यहाँ पर राष्ट्रीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र जो है वो प्रदान करता है पूरी सूचनाएँ। इनक्वाइस हैदराबाद में स्थित है भारत का राष्ट्रीय सुनामी केंद्र, न केवल भारत के तटीय राज्यों को बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र IOR के 20 से अधिक अन्य देशों की भी सुनामी से की प्रारंभिक चेतावनी जारी करने वाला क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। इनक्वाइस जो कि हैदराबाद में स्थित है। आपदा प्रबंधन में समुदाय आधारित आपदा तैयारी क्यों सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा क्योंकि स्थानीय समुदाय खतरों और संसाधनों को सबसे अच्छी तरह समझते हैं और घटनास्थल पर पहले से मौजूद होते हैं। आपदा प्रबंधन में सामुदायिक आधारित आपदा तैयारी क्यों सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है, इसीलिए क्योंकि स्थानीय समुदाय खतरों और संसाधनों की सबसे अच्छी तरह समझते हैं और उनके घटनास्थल पर पहले से मौजूद होते हैं, इसलिए इसको ये चीज़ बोली जाती है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ये हम लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है इसका। आपदा के दौरान खोज एवं बचाव, सर्च एंड रेस्क्यू SAR कार्यों का समन्वय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संयुक्त राष्ट्र संस्था कार्य करती है। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप, इंसारक बोला जाता है शॉर्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए, बढ़िया पढ़िएगा इसको अच्छे तरीके से।
तो दोस्तों आप इसी तरह की पूरी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी अपडेट रहेंगी आप अच्छे से पाते रहेंगे। और अभी साइंस की क्लास एक स्टार्ट होने वाली है, सर का नोट्स वगैरह मिल चुका है और लगभग जल्दी उनसे रिक्वेस्ट भी की गई है कि वो आप लोगों को पढ़ाएँ और पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। जय हिंद, जय भारत।